देखते हैं मूल संरचना। अब देखते हैं संविधान की मूल संरचना। तो मूल संरचना मतलब संसद हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन करने के मतलब ये नहीं कि उसकी मूल संरचना जो बेसिक आधार जो नींव है वो उसका ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो मूल संरचना का जो सिद्धांत आया कहाँ से? तो एक मामला होता है सुप्रीम कोर्ट का, उच्च न्यायालय का, तो शंकरी प्रसाद मामला 1951 में, लोग केस शंकरी प्रसाद जी केस करते हैं 1951 में। इनका मतलब था कि इनकी संपत्ति ना ली जाए, इसलिए संसद में मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संसद मूल अधिकारों में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, दिया 1951 में शंकरी प्रसाद मामला में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर गोलकनाथ चले गए सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद 1967 में उन्होंने, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट्स लोकोत्तर हैं, ठीक है, लोकोत्तर है मतलब ट्रांसडेंटल हैं, ठीक है, और अपवर्तनीय स्थान इनका है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? जो यहाँ पर मामला कहा था शंकरी प्रसाद में, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, उसको उलट दिया गोलकनाथ मामले में 1967 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट जो है लोकोत्तर हैं, ठीक है, और मतलब ट्रांसडेंटल है और ये अपरिवर्तनीय स्थान रखते हैं, ठीक है, इसलिए इनका संशोधन नहीं हो सकता है। और संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है, ठीक है। कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक संशोधन जो है अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों से अगर देखा जाए तो एक कानून है, इसलिए किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है और वो फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है, ये गोलकनाथ मामले में कहा। तो शंकरी प्रसाद मामले में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद का मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ मामले में कहा 1967 में कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। फिर केशवानंद भारती का मामला होता है 1973 में, इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद जो है फंडामेंटल राइट्स में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए, मूल ढांचे में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मूल सिद्धांत का जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई? केशवानंद भारती मामला 1973 से उत्पत्ति हुई। मूल सिद्धांत के सिद्धांत दिया संविधान के मूल, ठीक है, मूल संरचना का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया केशवानंद भारती के मामले से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इंदिरा नेहरू गांधी मामला हुआ 1975 में। कब हुआ? इंदिरा नेहरू गांधी मामला हुआ 1975 में। इसमें कहा मूल ढांचे के सिद्धांत की सर्वोच्चता की पुष्टि की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के सिद्धांत की पुष्टि कर दी कि मूल ढांचा सर्वोच्चता की सिद्धांत पुष्टि की, हाँ, कि मूल ढांचा सिद्धांत का संविधान का है और इसको कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, इसको दोबारा फिर मतलब पलटा नहीं गया, इसको पूरा पुष्ट हो गई। और 39वें, ठीक है, संविधान संशोधन 1975 के प्रावधानों रद्द कर दिए गए। इसमें क्या था? पीएम और लोकसभा अध्यक्ष की चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। 39वां कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन जो हुआ था 1975 में, ठीक है, इसमें इंदिरा गांधी सरकार थी इस समय। तो इसमें प्रावधान ये किया गया था कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के जैसा जो चुनावी विवाद होते हैं, ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए थे कि इन पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जो होगा संसदें अपना सुलटा लेगी मैटर। तो जब ये इंदिरा गांधी नेहरू मामला है, इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 में सुप्रीम कोर्ट में गया, तो ये मूल ढांचा के सिद्धांत की पुष्टि किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा जो ये तुमने संशोधन किया है 1975 में 39 संशोधन कि हम सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट इसमें मामलों में दखल नहीं देगी पीएम और लोकसभा के चुनावों के विवादों में, ये बिल्कुल मतलब मूल सिद्धांत के खिलाफ है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। 1975 में समझो इमरजेंसी से हो रहा था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ही हमारे संविधान हमारे अधिकारों का रक्षक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को नीति निषेध तत्व जो अनुच्छेद 50 है उसके अनुसार एकदम कार्यपालिका से अलग होना चाहिए, इसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यही संविधान की रक्षा करता है। फिर क्या हुआ? पुनः 42वां संशोधन हुआ 1976 में। इस 42वें संशोधन 1976 में क्या किया गया? अनुच्छेद 368 को संशोधित कर दिया गया, और मतलब 368 अनुच्छेद है, संशोधन की शक्ति देता है संसद को ना, तो इसको संशोधित कर दिया गया। और इसमें क्या लिख दिया गया? और यह संशोधित करके यह घोषित किया गया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। क्या लिख दिया गया 42वें संशोधन में? ठीक है, 1976 में, कि संसद की, इस समय इंदिरा गांधी सरकार चल रही, ठीक, उसी टाइम ये सब हो रहा कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसद ने जब यहाँ इंदिरा गांधी नेहरू में ये ख़त्म कर दिया मामले में 1939 क्या कहते हैं 1975 में 39वां संशोधन खत्म कर दिया, तो आगे फिर संशोधन किया गया और 368 को ही बदल दिया गया, इसकी जो है भाषा बदल दी गई और मतलब क्या कहता है इसकी जो विषय वस्तु वो बदल दी गई और इसमें ये घोषित किया गया संसद की जो विधायी शक्तियाँ हैं,
ठीक है, विधायी शक्तियाँ हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब संसद जैसे एकदम वही शक्ति दी गई जो ब्रिटेन में थी, कि ब्रिटेन सबसे ऊपर है संसद, वहाँ की ब्रिटेन जो है सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर है वहाँ की संसद, तो वही दी गई कि विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती। जब संशोधन को न्यायालय में चुनौती दोगे नहीं तो न्यायालय क्या करेगा, उसको खारिज कर ही नहीं सकता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ही क्यों ना हो। लेकिन अपने देश का सुप्रीम कोर्ट और वकील भी काफ़ी मजबूत हैं। उन्होंने क्या किया, एक और केस हुआ, मिनर्वा मिल मामला गया 1980 में, ठीक है, यह प्रावधान अमान्य कर दिया। जो ये प्रावधान किया था, इस प्रावधान को क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, मिनर्वा मिल्स मामले में, ठीक है, अमान्य कर दिया कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति सीमित है, आप महाराज नहीं हो देश के कि आप जो चाहोगे वो पास कर दोगे, देशवासियों के हित में ही संविधान है तो वही चलेगा, संशोधन शक्ति क्या है, सीमित है। ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, किस मामले में, मिनर्वा मिल्स मामले में। और जो ये था मूल संरचना का सिद्धांत जो इसमें, ठीक है, नेहरू इंदिरा गांधी नेहरू मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसको फिर से यहाँ पर प्रस्थापित कर दिया गया कि भाई ये सिद्धांत सर्वोपरि है, मूल सिद्धांत जो है संविधान का, ये किसी भी हालत में डगमगाना नहीं चाहिए। और फिर बावन राव मामला हुआ 1981 में, इसमें फिर मूलभूत संरचना सिद्धांत को पुष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये देख लीजिए कैसे मूलभूत सिद्धांत आया और कितने कितने केस हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को हर सरकार ने चाहा है कि हम अपने बस में कर लें और जो हम चाहें वो होता रहे, चीन तरीके से तानाशाही व्यवस्था हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारा जब तक स्वतंत्र है, उसके जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट खुद ही करता है, तब तक उसको कोई तिल्ली सुपर पावर नहीं कर सकता है। और संविधान संशोधन शक्ति इसने सीमित कर दिया और मूलभूत संरचना को सिद्धांत था उसको पुष्ट कर दी फिर वामन राव मामला 1981 में। तो मूलभूत सिद्धांत हैं कितने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट लगातार जो वो केस आते हैं उसके अनुसार उसको इवॉल्व करता रहता है, बढ़ाता रहता है कि ये भी सिद्धांत है, ये भी सिद्धांत है। तो मूलभूत संरचना के सिद्धांत हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है, कि मतलब मूलभूत संविधान की मूल संरचना क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी व्याख्या की है कि ये है मूल संरचना, ठीक है। तो संविधान की मूल संरचना क्या है कि संविधान की सर्वोच्चता, कि संविधान सर्वोच्च है, इससे ऊपर कोई नहीं, वही संविधान जो है सभी को शक्ति देगा। संविधान में शक्तियाँ लिखी, उसके ऊपर कोई जा ही नहीं सकता, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे संसद हो, कोई भी व्यक्ति हो, संविधान ही सर्वोच्च है, ये मूलभूत सिद्धांत है। दूसरा, भारतीय राजनीति की सार्वभौम, लोकतांत्रिक और गणराज्य प्रकृति की। भारतीय राज्य कैसा है, सार्वभौम है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है, ये संविधान की मूल संरचना है। धर्म, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, कि संविधान धर्मनिरपेक्ष है, किसी धर्म का पक्षपात किसी धर्म के लिए ज़्यादा कम किसी नहीं करेगा, धर्मनिरपेक्ष है, धर्म से परे होकर काम करेगा भारतीय संविधान। अगला क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन होगा, कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन रहेगा। और अगला है 5वां नंबर, संविधान का संघीय स्वरूप, ये भी मूल सिद्धांत है। छठा है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। 7वां है कल्याणकारी राज्य, मतलब सामाजिक आर्थिक न्याय सभी को मिलेगा। 8वां है न्यायिक समीक्षा, 8वां न्यायिक समीक्षा कि अगर कुछ मतलब होता है तो उसकी समीक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 9वां है व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, व्यक्ति स्वतंत्रता और गरिमा। 10वां क्या है, संसदीय प्रणाली। फिर है कानून का शासन। 12वां है मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द एवं संतुलन। मौलिक अधिकार हैं और जो राज्य के नीति निर्देशक तो उनके बीच सौहार्द हो और संतुलन हो, ये भी हमारा क्या कहते हैं, मूल सिद्धांत है। और फिर 13वां क्या है तुम्हारा, ठीक है, समत्व का सिद्धांत, समत्व का सिद्धांत। 14वां क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। 15वां न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 16वां संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति है, संविधान संशोधन संसद की सीमित शक्ति है। अगला है न्याय तक प्रभावकारी पहुँच सभी की होनी चाहिए। अगला है मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, सारतत्व है, मौलिक अधिकारों का आधारभूत जो सिद्धांत है ये सारतत्व है इसका, ठीक है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 141 तथा अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वो भी क्या है, मूल सिद्धांत है। अनुच्छेद 32, 136, अनुच्छेद 141, 142 तहत जो भी शक्तियाँ प्राप्त हैं उच्च सर्वोच्च न्यायालय को भी मूल सिद्धांत है। अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 के अंदर जो उच्च न्यायालय में शक्तियाँ प्राप्त हैं वो भी मूल सिद्धांत हैं, ठीक है। तो ये मतलब हमारे मूल सिद्धांत हो गए। जैसे अगर देखा जाए ये किस केस में दिया था, जैसे केशवानंद भारती मामला जो हुआ था 1973 में, जिसमें मौलिक अधिकारों का मामला भी कहते हैं, मौलिक अधिकारों का मामला भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से मूल संविधान के मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित हुए थे, जो ये जितने, जैसे ये है संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति की सार्वभौम, लोकतांत्रिक और गणराज्य प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, ठीक है, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, कल्याणकारी राज्य अर्थात सामाजिक आर्थिक न्याय, ठीक है। और ये तुम्हारा व्यक्ति स्वतंत्रता एवं गरिमा,
और ये संसदीय प्रणाली ये केशवानंद भारती के मामले से निकली थी, जिसे मौलिक अधिकार मामला भी कहते हैं। फिर इसके बाद केस हुआ था इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 में, ठीक है, चुनावी मामले के नाम से भी विख्यात है, चुनावी मामले के नाम से भी विख्यात है। इसमें कौन कौन से मौलिक सिद्धांत निकले? इसमें निकले न्यायिक समीक्षा, क्या निकली? न्यायिक समीक्षा निकली। और क्या निकला था तुम्हारा? कानून का शासन निकला था। और क्या निकला था? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ये भी निकला था। फिर मिनर्वा मिल्स हुआ 1980 में, क्या हुआ? मिनर्वा मिल्स 1980 हुआ। इसमें कौन कौन से मौलिक सिद्धांत निकले? तो इसमें निकली न्यायिक समीक्षा, ये काफ़ी पूछे जाते हैं, वही इंपॉर्टेंट है, इतना ही तैयार है, काफ़ी है। 1980 है तो और भी का केस, ठीक है। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में, इसमें निकला न्यायिक समीक्षा। और क्या निकला तुम्हारा? मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द एवं संतुलन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, ये भी मिनर्वा मिल्स में लिखना। संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, संविधान संशोधन है वो संसद की सीमित शक्ति है, मिनर्वा मिल्स मामले में निकला। और कानून का शासन किस मामले से आया था? इंदिरा साहनी मामला 1992 में हुआ था। कानून का शासन इंदिरा साहनी मामला 1992 में, और इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 से भी आया था कानून का शासन, ठीक है। उसके बाद एक और केस हुआ था SR बोमई का केस 1994 में। इसमें संघवाद आया, धर्मनिरपेक्ष आया, लोकतंत्र आया, राष्ट्र की एकता में अखंडता आया, सामाजिक न्याय आया, न्यायिक समीक्षा आया, ठीक है। तो SR बोमई मामला जो 1994, इसमें कौन कौन से आए? संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, सामाजिक न्याय एवं न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा देखो कहाँ कहाँ से निकली थी तुम्हारी? मिनर्वा मिल्स से निकली थी न्यायिक समीक्षा, इंदिरा नेहरू गांधी मामले से भी निकली थी, जिसको चुनावी मामला भी कहते हैं, और SR बोमई भी न्यायिक समीक्षा निकली। तो कोई विकल्प में कोई भी हो तो तीनों से सही रहेगा। तो ये एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये पूछता है मैं जो भी है मेन। जैसे केशवानंद भारती से फिर से दोहरा लेते हैं। संवैधानिक सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति, सार्वभौम, लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रकृति, संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र भी आया था केशवानंद भारती से। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन भी आया। संविधान का संघीय स्वरूप भी आया, ठीक है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता आया, कल्याणकारी राज्य आया, ठीक है। और यह है तुम्हारा व्यक्ति स्वतंत्रता एवं गरिमा आया, और संसदीय प्रणाली आई। इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975, जिसे चुनावी मामले के नाम से भी जानते, इसमें क्या आया? इसमें आया न्यायिक समीक्षा आई, ठीक है। इसमें आया कानून का शासन आया, और इंदिरा वाले मामले से क्या आया? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आया। और मिनर्वा मिल्स के मामले से यही आया, न्यायिक समीक्षा आई, ठीक है। और क्या है? मौलिक अधिकार और नीति से तत्वों के बीच संतुलन होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए। और क्या है? ये तुम्हारा है कि संविधान संशोधन की जो संसद की शक्ति है वो सीमित है। इंदिरा साहनी मामले से 1992 से कानून का शासन आया था। SR बोमई से आया संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा आया। और सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड मामला एक हुआ था 1988 में, ठीक है, 1988 में हुआ था सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड मामला। इसको न्याय तक प्रभावकारी पहुँच आई थी, ठीक है। न्याय तक प्रभावकारी पहुँच किससे आई? सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड मामला। ये जो उतने हैं जो हमारे तक भी पूछे गए, यही बार बार पूछता है। आगे हम पढ़ेंगे अब राष्ट्रपति के बारे में। जय भारत।